Hello, good morning. Good morning, my dear students. Today we will discuss about unimolecular nucleophilic substitution reaction. आज हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टडी जो करेंगे वो वह यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो बात आती है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो इस नाम से ही है। यूनी मीन्स होता है वन, यूनी मीन्स वन, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल मतलब वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें या जिसका रेट डिपेंड्स ओनली अपॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस प्रकार के रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर इसमें कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिया, एक अल्काइल हैलाइड लिया, है ना। दिस इज नोन एज अल्काइल हैलाइड, है ना। ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जो कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसको आप कह सकते हो। ये क्या है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड को जब हम वीक बेस, यहाँ पर वाटर जो हम लिए हैं, वाटर जो है एक वीक बेस भी है और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की भी तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसको हम मतलब सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव करता है और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। इसको अगर हम वाटर न्यूक्लियोफाइल के साथ, है ना, रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो अल्कोहलिक और यहाँ पर HBr निकल जाता है। इसी रिएक्शन को अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू देखना चाहें तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप, है ना, इज द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर देखो, आपने अल्किल हैलाइड लिया है, वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर भी है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है और साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्वेंट की तरह अगर बिहेव करता है तो क्या होता है कि ब्रोमीन के साथ इसका अटैचमेंट होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है वाटर में, है ना, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो ब्रोमीन इसके साथ सॉल्वेटेड हो जाता है। सॉल्वेटेड होने के कारण या आप कह सकते हो क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होगा, बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन एंड देयरफॉर, है ना, shared pair electron is partially delocalized towards bromine atom and that's why bromine bears negatively charge. Similarly here water and oxygen and hydrogen, so hydrogen is less electronegative than that of oxygen. अगर हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के से, तो यहाँ पर होगा क्या कि shared pair electron partially delocalized towards more
electronegative atom like oxygen, and that's why oxygen bears negative charge and whereas hydrogen bears पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रोमीन हाइड्रोजन के थ्रू ये अट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि ये सॉल्वेंट के थ्रू हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, या पता होगा कि जब भी कहीं पर अट्रैक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होता है। जहां कहीं पर भी अट्रैक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पर जैसे ये सॉल्वेशन हो रहा है, अट्रैक्शन होता है ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगा और वही एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगता है। दिस बॉन्ड इज ब्रोकन बाय गेनिंग द एनर्जी व्हिच इज रिलीज फ्रॉम सॉल्वेशन प्रोसेस। ओके, जब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन अलग होता है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो ब्रोमीन, है ना, यहाँ से ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में निकल जाता है या डिपार्ट करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। जब डिपार्ट करेगा, है ना, तो ये एक्ट एज एन लिविंग ग्रुप, है ना। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ से आसानी से निकल जाएगा तो क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखो इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 है, sp3 है, मतलब टेट्राहेड्रल है। हालांकि हम फिशर प्रोजेक्शन में दिखाएं आपको, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, या इसी को हम टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल को आप इस वे में भी दिखा सकते हो, है ना, जैसे ये ब्रोमीन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है और एक एबव द प्लेन भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रोमीन अगर यहाँ से निकलता है तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा, हाँ, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp2 हो जाएगा, और sp2 हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर करने का मतलब एक प्लेन में होगा। ओके, जब एक प्लेन में होगा तो अब बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है? यस, करता है। क्यों करता है? देखो जितना ये स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जितना ये स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, और अब आप ये पूछ सकते हो कि यहाँ पर ब्रोमाइड आयन निकला और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, तो ब्रोमाइड आयन जो निकलेगा वो क्या होगा, वो उस पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वापस इससे जुड़ना चाहेगा, तो ये ब्रोमाइड आयन न जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल ही क्यों जुड़ता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही ब्रोमाइड आयन निकलेगा, या कह सकते हो ब्रोमाइड आयन इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। जब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के द्वारा वह बॉन्डेड होगा, जब यहाँ पर बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, ये चारों तरफ से, है ना, यहाँ पर ये चारों तरफ से इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा सराउंड हो जाता है। मतलब यहाँ पर एक्सटेंसिव सॉल्वेशन होता है, एक्सटेंसिव सॉल्वेशन होता है। अब जब सॉल्वेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेता है। इसी कारण से ब्रोमाइड आयन का फर्दर अटैक टू कार्बोकेटायन पॉसिबल नहीं होता। ओके, अब यहाँ पर आप देखो जब ये कार्बोकेटायन बन गया तो सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन जब बना तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्लेनर हो गया। जब ये प्लेनर हो गया तो अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ
न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो प्लेन के ऊपर से अटैक कर सकता है या प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता है। ओके, प्लेन के ऊपर से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल या प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता है। तो जब अगर प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, तो कहने का मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल एबव द प्लेन है ना, एबव द प्लेन है, तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर बिलो द प्लेन है तो ये वाटर मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन चला जाएगा और इस पे पॉजिटिवली अल्टीमेटली यहाँ से जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा, है ना, दोनों जगह से, तो इस प्रकार का ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अब बात आती है इसमें, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप लगा दीजिए, बिकॉज, है ना, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज ए कायरल। लेकिन अगर ये कायरल होगा तो यहाँ पर इनैंशियोमर्स का फॉर्मेशन होगा, इनैंशियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए हैं क्या क्या चीज होता है। इसको सबसे पहले हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, है ना, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। मिटा रहा हूँ इसको, चलिए देखिए। इसका सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिया, है ना। अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल का डायग्राम आप देखना चाहो, है ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि अगर देखो यहाँ पर अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो होता क्या है, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। टू स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का जनरेशन हुआ जो आपने देखा, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो यहाँ देखो ये मान लिया कि आपने सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट में आपने क्या लिया था, CH3 का होल थ्राइस C एंड यहाँ पर Br, ठीक है, और साथ साथ इसमें न्यूक्लियोफाइल भी लिया था, मतलब वाटर। तो क्या हुआ था, सबसे पहले ये ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के बाद यहाँ पर एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बाद ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, तो CH3 का होल थ्राइस C एंड OH और प्लस प्लस Br माइनस, ऐसा निकलता है। यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है इस पोजीशन में, मतलब CH3 का होल थ्राइस C प्लस कार्बोकेटायन। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है, मतलब CH3 का होल थ्राइस C और यहाँ से बॉन्ड टूटना शुरू होता है Br, ठीक है। जब ये टूटता है कार्बोकेटायन बनता है, फिर है जो यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है CH3 का होल थ्राइस C और यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है O, है ना, H2 प्लस या OH2, ऐसा ही लिखो, है ना, ये बनना शुरू होता है। तो दिस इज द, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ठीक है। तो ये टू, इसको यही है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले, है ना, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो सबसे पहले सॉल्वेंट जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वह, है ना, लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट करने के कारण कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है ना, जिससे बॉन्ड का टूटना शुरू हो जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है
है ना, तो उसका एनर्जी फिर लोअर हो जाता है, और लोअर होने के कारण वह स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। मतलब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ओके, एंड फिर जब इसमें इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो बॉन्ड का बनना शुरू हो जाता है, और जब बॉन्ड बन जाता है तो वो प्रोडक्ट उसका एनर्जी फिर डाउन हो जाता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम दिखाते हैं कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप देखिए, है ना, मिटा रहा हूँ, देखिए। सबसे पहला चीज है कि अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या क्या चीज आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या चीज इसमें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला है कि पहला पॉइंट है रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ओनली, या कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, या इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, CH3 का होल थ्राइस C एंड Br। इसी पे सिर्फ डिपेंड करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट एंड नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। वह न्यूक्लियोफाइल पे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया आपको रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। कहने का मतलब है कि जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जैसे मान लेते हैं अगर हमने CH2 मान लिया बेंजाइल कार्बोकेटायन लिया, है ना, ठीक है, या यहाँ पर और लगा दिया, अगर ऐसा कार्बोकेटायन है, ठीक है, ठीक है ना, मतलब 1 2 3 और एक हटा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, ठीक है, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कार्बोकेटायन है, या CH3 ऐसा कार्बोकेटायन है ना, या CH3 CH प्लस एंड CH3 ऐसा कार्बोकेटायन है, या CH3 CH2 ऐसा कार्बोकेटायन है, या CH3 कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, तो यहाँ पर देखो बेंजाइलिक भी है और साथ साथ 2 डिग्री है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है, साथ साथ हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है ना, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है ना, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस बेंजाइल, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा एक आप लोग को डाउट होगा, मतलब इसका स्टेबिलिटी इससे कम होता है, मतलब यहाँ पर, है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, है ना, देन एल्लाइल कार्बोकेटायन। ओके, एंड फिर, है ना, इसका इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इससे ये ज्यादा होता है, मतलब इसमें अगर पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, तो सबसे ज्यादा फास्ट इसी में होगा। ओके,
तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड किया? सबसे पहले सबस्ट्रेट पे, है ना, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, है ना। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन पे डिपेंड किया, है ना। तीसरा क्या आ सकता है इसमें? तीसरा क्या आ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे अगर हम वाटर ले रहे हैं या C2H5OH इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, तो आप ऑब्वियसली कह सकते हो कि वाटर वाले में फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन जब हम SN1 की बात करेंगे। तो क्यों होगा? बिकॉज दिस इज द मोर पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट देन दैट ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, है ना, तो लिविंग ग्रुप, ये वाला लिविंग ग्रुप है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, लिविंग स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना, या कह सकते हो लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर आप ये देखो कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना, जैसे अगर इसमें आपको हम बताएं तो क्या है, I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है और F माइनस है। इसमें अगर बेस्ट लिविंग ग्रुप की बात करें, है ना, तो आयोडाइड आयन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, देन ब्रोमाइड, क्योंकि इसको इसकी स्टडी हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो इसमें लिविंग ग्रुप, लिविंग स्ट्रेंथ या लिविंग टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यहाँ पर लिख सकते हो टेंडेंसी, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है इसमें, है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट पांचवा में लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना, नेचर ऑफ, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख सकते हैं जैसे टर्शियरी है ना, सेकेंडरी है और प्राइमरी है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्किल हैलाइड। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, है ना, कि जैसे अगर CH3 होल थ्राइस C Br है और CH3 होल ट्वाइस CHBr है, और अगर CH3 CH2 Br है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इसमें फास्ट होगा, है ना, बिकॉज इफ bromide ion depart the substrate, it forms more stable carbocation। तो अल्टीमेटली, है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है इतनी बातों को, है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि कैसा सबस्ट्रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना, बिकॉज पोलर होगा और प्रोटिक होता है तो सॉल्वेशन का काम करता है, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद मिलेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन
लिविंग ग्रुप। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस इन द सेकेंड स्टेप, है ना, एंड सेकेंड स्टेप इज नॉट द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, है ना, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो इस प्रकार से ये SN1 रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा आपको एक हिंट और आपको बता देता हूँ कि जैसे एक रिएक्शन आपको बताता हूँ, इसमें एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी एक रिएक्शन ले लो, जैसे कार्बन है ना, यहाँ पर R1 ग्रुप है, यहाँ पर R2 ग्रुप है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि R3 ग्रुप है, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम मान लिया Cl। ओके, और इसको आप वाटर, है ना, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH, है ना, इसकी बात करते हैं। मतलब यहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट है और इथाइल अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा, जो आपने अभी देखा है, R1, R2 एंड R3, और ये पॉजिटिव चार्ज, है ना, इस प्रकार से एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा और प्लस Cl माइनस निकलेगा। ओके, अब क्या हो रहा है कि इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, मतलब OH नेगेटिव चार्ज, है ना, OH नेगेटिव चार्ज का जो अटैक होगा, ठीक है, तो ये एबव द प्लेन हो सकता है और बिलो द प्लेन हो सकता है। तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, CR1, यहाँ पर R2, और यहाँ पर हो जाएगा R3, ठीक है, R3, और साथ साथ यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा बन जाएगा कार्बन, ये R1, R2, और R यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH ग्रुप बिलो द प्लेन चला जाएगा, और यहाँ पर ये R3 एबव द प्लेन चला जाएगा। तो ये एक दूसरे का रेसिमाइजेशन तो बनता है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनता है। एक अगर, है ना, R का रोटेशन हो या R कन्फिग्रेशन का हो, तो दूसरा S कन्फिग्रेशन का होगा। इसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस आपको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो बना, लेकिन क्या इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा? तो अगर ये R फॉर्म का होगा तो R फॉर्म का यहाँ पर कम बनेगा, ठीक है। अगर ये S फॉर्म का, अगर R फॉर्म का है ना, R फॉर्म का है, तो ये R फॉर्म का कम बनेगा। या ऐसे कर सकते हो, अगर ये सबस्टेट R फॉर्म का है, R कॉन्फ़िगरेशन का है, तो S कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये मोर अमाउंट में बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। अगर ये S कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो यहाँ पर R कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है, मतलब 50-50% नहीं बनता है। इसमें जिधर, जैसे ये अगर एबव द प्लेन क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, तो जिधर से क्लोरीन ग्रुप या लिविंग ग्रुप निकलता है, डिपार्ट करता है सबस्टेट को, है ना, उस साइड में ही लिविंग ग्रुप पूरी तरह छोड़ता नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसके बैक साइड से होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, अगर हम सबस्टेट जैसा भी ले रहे हैं, उससे मेजर प्रोडक्ट इसमें जो बनेगा रेसिमिक मिक्सचर का, वो हमेशा, है ना, कह सकते हो कि अगर ये R है तो R ना हो करके हमारा S प्लस मोर बनेगा। मतलब इन्वर्जन जो प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन वाला हमेशा कम बनेगा और इन्वर्जन वाला हमेशा ज्यादा
बनेगा। ओके डियर, तो हम लोग डिटेल वे में SN1 रिएक्शन को स्टडी किया है। आगे हम लोग SN2 रिएक्शन को स्टडी करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करते हुए इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टडी जारी रखिए, है ना, और पढ़ते रहिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, है ना, किसी भी टॉपिक पे। और बेहतर यही होगा कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, है ना, वहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।